नमस्कार। आज मैं आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था के विषय में बात करने वाला हूँ। ये कहानी बहुत ही उच्च स्तर की कहानी है। इस कहानी में प्रेम का बहुत ही उच्च स्तरीय अर्थ समझाने का प्रयास लेखक महोदय ने किया है। तो पहले हम लोग लेखक के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी की बात करेंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका नाम है। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान में। मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पिता पंडित शिवराम। शिक्षा: बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए। वृत्ति: पेशा इन्होंने जो किया उसका उल्लेख यहाँ है। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक बने। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मणिन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बनाए गए। संपादन इन्होंने किया। समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, समालोचक और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। रचनाएं जो इन्होंने की उनमें कहानियाँ: सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 और उसने कहा था 1915। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाओं, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की आज, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन्स कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखीं। ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने की। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। वे चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान मतलब बहुत जानकार। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। गहरी गति थी मतलब गहरी रुचि थी, गहरी पकड़ थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता है। तलस्पर्शी का मतलब है तल तक पकड़ थी, मतलब पानी में अगर नीचे जाइए गहराई तक पहुंच के ज़मीन पर पहुंच जाइए जहां पानी का तल है, तो आपको कहा जाएगा कि आपने उस जल की गहराई को नाप लिया। तो इनके विषय में लिखा गया है कि वो तलस्पर्शी माना जाता है उनको। इन विषयों पर पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र मतलब गहराई तक, मतलब संपूर्ण अध्ययन उन्होंने किया था इन विषयों का। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखीं।
वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। द्विवेदी युग जो हिंदी का एक गाइडलाइन है, तो उस उस युग के वे प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य, बहुत लोगों के विचार में मान्यता प्राप्त विद्वान थे। गूढ़ और विदग्ध हास परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। ये सब कुछ कहा गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में। तब आगे की पंक्तियाँ, गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली, शिल्प मतलब बनावट के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती हैं। वो 3 ही कहानियाँ उन्होंने लिखी और उन्हीं 3 कहानियों के बल पर वे मशहूर हो गए, कहानीकार के रूप में स्थापित हो गए। तो ये कहा जाता है कि परफेक्शन इज ऑल। अगर मैच्योरिटी ही सब कुछ है, परिपक्वता सब कुछ है, तो गुलेरी जी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। बहुत सारा कुछ उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन जो भी लिखा वो इतना सटीक लिखा, इतना उच्च स्तर का लिखा कि उन्हीं 3 कहानियों के कारण वे महान साहित्यकार के रूप में स्थापित हो गए। अब हिंदी कहानी के विकास में उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात गंभीर प्रकृति का विद्वान, ऐसी सृजनात्मक मतलब सृजन करने वाली भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियाँ लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। वे संस्कृत के विद्वान थे और आधुनिक कहानियाँ लिखते थे। कल्पना करने की क्षमता उनमें बेजोड़ थी और कल्पना यथार्थ पर आधारित होती थी। तो इनका जो संतुलन होता है, कवि की खूबी है कल्पना करना, लेकिन कल्पना अगर यथार्थ से परे हो तो वह सिर्फ मनोरंजन का साधन बन के रह जाती है, लेकिन कल्पना यदि यथार्थ पर आधारित हो तो वह उच्च स्तर का साहित्य बनता है। तो ये सारी खूबियाँ श्रीमान गुलेरी जी में थीं। ये कहानियाँ अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती हैं। कौतुक मतलब खेल कूद, मनोरंजन करने वाला का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु का कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अंग अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। ठीक है, यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। जिस रचना को हम कालजयी कहते हैं, मतलब है कि वह हर समय में उसका महत्व है। उसने काल की सीमा को पार कर लिया है। समय बीतता जाएगा, वक्त के पंछी उड़ते चले जाएंगे पंख फैलाकर, लेकिन उचित जो यथार्थ पर आधारित चीज़ें हैं वो कभी नष्ट नहीं होती। चांद और सूरज का महत्व कभी समाप्त नहीं होता। ये ज़मीन और आसमान कभी अपनी जगह से हिलते नहीं, जहाँ हैं उसी पर कायम रहते हैं। तो वही था उनका साहित्य। समय बीतने के साथ वह और महान हो गया, वो कालजयी हो गया। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतर भी हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। हम जो कहानी पढ़ेंगे उसने कहा था, इस कहानी के विषय में यहाँ पर लिखा है कि वो शुद्ध प्रेम क्या होता है, अशुद्ध भी होता है और शुद्ध भी होता है। जब प्रेम केवल अपने लिए चाहना के साथ पैदा हो तो वह प्रेम स्वार्थी है,
वह प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं माना जाएगा। प्रेम का मतलब है प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाए। प्रेम का जो रास्ता है वह इतना पकड़ा, इतना पतला है, इतनी सकड़ी है वो गली, उसमें दो नहीं जाते। दो नहीं जाते मतलब प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर लेता है। समाप्त कर लेने का मतलब है वो अपना अहंकार, अपनी इच्छा वह प्रेमी के सहारे छोड़ देता है। अगर जब तक आप खुद के लिए चाहते रहोगे, जब तक खुद की आपकी चाहना रहेगी, चाहत रहेगी, अपने लिए सोचोगे, तो आप प्रेमी नहीं हो। प्रेमी का मतलब है अपने जिसको आप चाहते हो उसको खुश देखना। तो ये प्रेम की महानता है, ये प्रेम का आध्यात्मिक अर्थ है, ये प्रेम का देने वाला अर्थ हुआ। तो अगर इस दृष्टिकोण से प्रेम को समझेंगे तो प्रेम से दुनिया धन्य हो जाती है। जिस व्यक्ति को ऐसा प्रेमी मिल जाए वह निहाल हो जाता है। तो मतलब प्रेम का अर्थ है देने वाला व्यक्ति। प्रेमी वह है जो किसी को अपना हित, अपना स्वार्थ दे देता हो, किसी और के लिए जी सके, वही समझो इस दुनिया से प्रेम करता है। तो ये जो कहानी है उसने कहा था वह शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति है। शुद्ध प्रेम क्या होता है उसका अनुभव आपको इसमें होगा, और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कथ्य मतलब थीम। इस कहानी का मुख्य थीम यह है कि प्रेम उत्सर्गमय है। उत्सर्ग मतलब जो हम देते हैं किसी को, त्याग करते हैं, त्याग पर आधारित प्रेम का अर्थ त्याग, आत्मदान, ये इस कहानी का कथ्य है। और इसी को हाईलाइट करने के लिए लेखक महोदय ने अपनी लेखनी को हमारे सामने में प्रस्तुत किया है। कहानी अमृतसर के भीड़ भाड़े बाजार में शुरू होती है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? अमृतसर। तो अमृतसर के बाजार में शुरू हुई, जहाँ एक 12 वर्ष का लड़का, लहना सिंह उसका नाम है, 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। वो 8 वर्ष की लड़की है, ये 12 साल का लड़का, तांगे के नीचे वो लड़की आ रही थी, वो जाकर के उसको बचाया। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, और जब वो लड़की बच गई तो लड़के ने उससे पूछा, तेरी कुड़मई हो गई? मंगनी मतलब सगाई। लड़की धत कहकर भाग जाती है, शर्माती है। जो लड़की का स्वाभाविक गुण है, शील है। कहा जाता है कि औरत में शील नहीं, लज्जा नहीं तो वह औरत नहीं, औरत बेशर्म हो तो वह औरत नहीं है। तो मतलब उसमें शील है। वह लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने के बजाय कहती है, हाँ कल हो गई। लेकिन बार बार उसकी भेंट होती है। तो उस दिन जब पूछा तो उस लड़की ने बोला कि हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू, जो साल वह ओढ़े हुई थी वह रेशम के फूलों वाला था। वह सगाई के दिन उसको मिला था। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। लहना सिंह के मन में प्रेम के अंकुर फूट रहे थे। वह उस लड़की को चाहने लगा था। यह सुनकर कि उसकी सगाई होने वाली है, लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। वह डिस्टर्ब हो जाता है, वह भीतर से बेचैन हो जाता है। उसकी नई नई कोपल जो प्रेम के वृक्ष से फूट रही थी वह कुम्हला जाती है। तो वह थोड़ा गुस्सा में आ जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। वहाँ से जब वो अपने घर जाता है तो इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। प्रथम विश्व युद्ध होता है और वह वहाँ मोर्चा है। उसके बाद लहना सिंह सैनिक में बहाली उसकी होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। सूबेदार हजारा सिंह जो के घर वो गया था, जिस सैनिक में छावनी में वह था, वहाँ के सूबेदार थे हजारा सिंह। वहाँ सूबेदारिनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और मेरे बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारिनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारिनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की। देखिए क्या हुआ कि वही जो लड़की थी उसकी शादी हो गई, वह सूबेदारनी बन गई। उसकी शादी हो गई किससे? जिस आर्मी के टुकड़ी में ये आदमी लहना सिंह सिपाही था, उसी में वह सूबेदार थे श्रीमान जी हजारा सिंह जी। उनकी पत्नी बन गई थी वो। कौन? वही लड़की जो धत करके भाग जाती थी, जिसको ये प्यार करता था। लेकिन प्यार होने के पहले ही, इजहार करने के पहले ही उसकी सगाई हो गई
और बात जहाँ की तहाँ रह गई, लेकिन दिल के किसी कोने में वह प्यार की किरण जगी रही, जलती रही। तो उसके बाद जब वो जा रहा था एक दिन आर्मी में लड़ने, युद्ध हो रहा था, तो वह उस समय उसके सूबेदारनी से मिलने का मौका मिला। सूबेदारनी ने बताया मैं वही हूँ, और उसने कहा इसको मेरे पति हजारा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह भी आर्मी में हैं, तो उनकी ज़रा ख्याल बात रखना, वो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब वहाँ जाने पर क्या हुआ कि युद्ध में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि इस आदमी ने, लहना सिंह ने, सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों की रक्षा की और अंत में खुद घायल होने के कारण मर गया। तो यह इसकी वीरता है जो प्रेम पर आधारित है। उसने उस लड़की के प्रेम को याद रखा। उस लड़की ने उसने कहा था कि वह उसके पति और उसके बेटे की रक्षा करे, और लहना सिंह ने अपने वादे को पूरा किया। युद्ध में जान देकर भी उसने अपनी प्रेमिका की बात को निभाया। वादा किया तो करके निभाया, ये उसने कर दिखाया। यही तो सच्चा प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है, उत्सर्गमयी प्रेम है। इसने त्याग किया, अपनी जिंदगी को उसने कुर्बान कर दी। ये उसकी खूबी है, ये उसकी महानता है। यही महानता है श्रीमान चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है। कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें नाटकीयता है, ड्रामेटाइजेशन लगता है, नाटक की तरह है, जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण गतिशील है। इसमें सीन बहुत देरी से नहीं आता, जल्दी जल्दी सीन बदलता है और पाठक पर जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभावान्विति जो कहानी की खूबी है कि पाठक के ऊपर प्रभाव बनाना। कहानी के विषय में कहा जाता है कि कहानी वो हो जो पाठक एक ही बैठक में पढ़ जाए। जब कहानी पढ़ना शुरू किए और छोड़ करके उठ गए तो कहानी अच्छी नहीं मानी जाएगी। कहानी का मतलब है कि जब पाठक पढ़ना शुरू करे तो बिना समाप्त किए हुए उसको वो छोड़े नहीं। तो इस दृष्टिकोण से यह कहानी सही मायने में कहानी थी। प्रभावान्विति है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसका पाठक के ऊपर, जो कहानी का प्राण मानी जाती है। तो मेरे दोस्तों, आपने क्या सीखा? कहानी का प्राण क्या है? तो प्रभावान्विति। प्रभावान्विति का मतलब है प्रभावित करने की क्षमता, उसका अद्भुत रचाव जो है उसकी बनावट जो है अद्भुत है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। युद्ध भूमि का जो सीन है वह पढ़ते पढ़ते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पात्रों के बीच में जो डायलॉगबाजी होती है वह सुनकर आपका दिल भर आएगा। इसका आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है। कुतूहल, जानने की इच्छा कि अब क्या होगा इस कहानी में, पाठक को बांध लेता है प्रभाव में, और कहानी को उत्कर्ष बिंदु, जो उसका चरम बिंदु है, पर पहुंचाकर ही विराम लेता है। चरम बिंदु जहां वो अपने घाव को छुपाकर ये हजारा सिंह, सरदार सूबेदार और उसके बेटे बोधा सिंह को गाड़ी पर बैठाकर भेज देता है और अपने रह जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। तो तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। कहानी समाप्त हो जाती है और पाठक अफसोस करता है। धन्यवाद, आपने सुना। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।